नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज जो दृश्य देखने को मिला वो जबरदस्त हंगामे वाला था। वहां पर विधायकों में आपस में ही इस तरह से जो विवाद हुआ, हाथापाई तक स्थिति पहुंच गई और वहां धारा आर्टिकल 370 को लेकर वहां ये विवाद उत्पन्न हुआ। मार्शलों को, विधायकों को बाहर निकालना पड़ा, कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी ये विवाद बना रहा। दरअसल हुआ क्या कि वहां पर जो इंजीनियर रशीद के भाई हैं, खुर्शीद अहमद शेख, उन्होंने धारा 370 को लेकर पोस्टर लहराए और उन्होंने कहा कि धारा 370 की बहाली होनी चाहिए। इस तरह के नारे लगाते हुए, पोस्टर लहराते हुए वो विधानसभा में दिखाई पड़े और उसका विरोध किया नेता प्रतिपक्ष वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील शर्मा ने। उसके बाद ये विवाद बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते ये स्थिति वहां पर हाथापाई तक पहुंच गई। मार्शलों को उसमें दखल अंदाजी करनी पड़ी और उन्हें बाहर निकाला गया। ये आप देख सकते हैं विजुअल्स जो इस समय स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर। धारा 370 को लेकर कल भी, आर्टिकल 370 को लेकर कल भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ था। वहां पर कार्रवाई 2 बार रोकनी पड़ी थी, लेकिन अभी भी वहां इस तरह के लगातार जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये वहां दिखा रहे हैं कि आर्टिकल 370 को लेकर किस तरह वहां के विधायकों में एक आपसी जो खींचतान है वो बनी हुई है। आर्टिकल 370 और राज्य की बहाली को लेकर वहां पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सत्तारूढ़ पार्टी है यानी इंडिया गठबंधन की सरकार, उसका और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है, यह आरोप भी वहां पर लग रहे हैं। तो क्या है यह पूरा मामला? अगर एक बार इसको हम देखते हैं, इस पर नजर डालते हैं, जिस तरह से वहां विवाद हुआ है, आप देख सकते हैं कि कैसे वहां पर विधायकों के बीच एकदम गुत्थम गुत्था की स्थिति बनी हुई है। एक बार जो विधायक है खुर्शीद अहमद शेख, जिन्होंने बैनर वहां पर लहराए, पोस्टर लहराए आर्टिकल 370 को लेकर और इस मामले को वहां उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी से उठाया, जिसका विरोध हुआ और भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों को बाहर करना पड़ा मार्शलों की मदद से। तो खुर्शीद अहमद शेख का इस मुद्दे पर क्या कहना है? उन्होंने बाहर आकर विधानसभा के बाहर मीडिया से बात की, क्या कहा उन्होंने, उसके बाद इस खबर पर आगे बढ़ते हैं कि यह कैसे हुआ है। लेकिन यह बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस तरह से अभी यह पहला ही सत्र है, लेकिन वहां आर्टिकल 370 को लेकर गहमागहमी है। चूंकि यह मामला चुनाव के दौरान भी चर्चा में रहा, राज्य की बहाली की बात हो रही है, लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि आर्टिकल 370 को लेकर अब यह पुराने दिनों की बात हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का यह कहना है। पहले सुनते हैं खुर्शीद अहमद शेख को, जिन्होंने वहां विधानसभा के भीतर बैनर लहराए और जिस पर इस पूरे विवाद की आज शुरुआत हुई है। आज ज्यादा स्कफल आप पर हुआ है क्योंकि जो आपने बैनर शो किया है, जी, क्या ये लीगल है? नहीं, ये बिल्कुल लीगल है। आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से कल भाजपा के लोगों ने जो है उन्होंने सेक्रेटरी साहब की कुर्सी, और हत्ता कि वो स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करना चाहते थे। हमने जो है बिल्कुल जमहूरी तरीके से, जिस वक्त सेशन का जो शेड्यूल जिस वक्त अनाउंस हुआ, उस वक्त हमने असेंबली सेक्रेटरीट को अप्रोच किया। हमने कहा कि हम 370 और 35A और जो 5 अगस्त का जो फैसला लिया गया, हम उस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त हमें कहा गया कि कोई प्रोविजन नहीं है, ये एक छोटा सा, एक मुख्तसर सा सेशन है। उसके बाद हमने बात करने की कोशिश की, हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता था? अगर भाजपा के लोग टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे, तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? और वो बैनर वही था जो कश्मीरियों के दिलों में जो चीजें हैं, जो हम 5 अगस्त को हम कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और हम 370 और 35A की वापसी चाहते हैं। जो हाँ, बिल्कुल आपने खुद देखा होगा कि जो हमने बैनर शो किया था, भाजपा वालों के ये हजम नहीं होता है, तो इस वजह से उन्होंने हमला किया। लेकिन ऐसे हमले अगर वो 1000 हमले भी करेंगे, हम लोगों ने जिस चीज के लिए हमें असेंबली भेजा है, हम वो बातें करेंगे, चाहे वो सियासी बातें हो या डेवलपमेंटल तामीर तरक्की की बातें हो, हम बात करेंगे और हर तरीके से करेंगे, जमहूरी तरीके से, बिल्कुल जमहूरी तरीके से जो है हमने जो है अपनी बात रखने की कोशिश की। थैंक यू।
तो ये विधायक खुर्शीद अहमद शेख हैं, इंजीनियर रशीद के भाई हैं, और इन्होंने ही वो बैनर आर्टिकल 370 की वापसी के लिए उससे संबंधित बैनर वहां पर विधानसभा के भीतर लहराए, जिसका विरोध हुआ। और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के दूसरे विधायकों ने भी उसका विरोध किया और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि हाथापाई जैसी स्थिति पहुंच गई और विधायकों को मार्शलों की मदद से बाहर निकालना पड़ा। इस मामले में जैसा आपने सुना कि खुर्शीद अहमद शेख कह रहे हैं कि यह हमारा मुद्दा है, हम धारा आर्टिकल 370 की वापसी चाहते हैं, जिसे 2019 में खत्म कर दिया गया, उसकी वापसी चाहते हैं। लेकिन इस पर यह कितना संभव है, इस पर सरकार का क्या रुख है, एक बार सुनते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के सुरेंद्र चौधरी को, उनका क्या कहना और इस पूरे हंगामे पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी क्या कह रहे हैं, एक बार उन्हें सुनते हैं। लोग हैं जो हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, ये हम लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ना भारत माता के, ना देश के, ना किसी और के, ये सिर्फ अपने आप के। पप्पा शर्मा कहाँ से हो गया, चौधरी में कॉन्फ्रंटेशन पे ही शुरुआत हुई है, तो क्या ये आगे भी देखने को कोई मिलेगा? कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, हमने लोगों के हित की बात की है मेरे भाई। हमने अपने बात नहीं की, अपने व्यापार की बात नहीं की, अपने हक की बात नहीं। हमने बेरोजगार बच्चों के रोजगार की बात की है, हमने हॉस्पिटलों का बात की है, हमने एजुकेशन सिस्टम पे बात की है, हमने टूरिज्म पे बात की है, हमने इंडस्ट्री पे बात की है। ये जो आपके सामने पीएचई डिपार्टमेंट जो घोटाला है, हम इसमें पे बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी चलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन लोग इनको जवाब देंगे, लोग देख रहे हैं। ये आप जब देखते हैं तो आप भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनके बीजेपी के पेज पे देखो जाके लोग क्या बोल रहे हैं। इसलिए लोग चाहते हैं जो नेशनल कांफ्रेंस बोल रही है, जो मेरे लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहा है, उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहा है, जो सुरेंद्र चौधरी बोल रहा है, वो लोगों के हित की बात है। जो ये बात कर रहे हैं ये अपने हित की कर रहे हैं। थैंक यू। दशकों पे चढ़े, कुर्सियों पे चढ़े, स्पीकर साहब अंदर बैठे हुए थे, चेयर पे बैठे हुए थे। ये हाउस की बदतमीजी है, ये हाउस की तौहीन है, ये हाउस के हमारे जो स्पीकर हैं उनके साथ बदतमीजी है। इसलिए जो पार्टी कहती है हम डिसिप्लिन है, हवाले लेके चल रहे हैं। अब फैसला लोगों ने। तो ये जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हंगामा हुआ, वहां विधायकों के बीच में गुत्तम गुत्ता, हाथापाई, कॉलर पकड़ने की घटना हुई। क्या हुआ ये, चूंकि इसके विवाद की शुरुआत तो हुई वहां धारा 370 की वापसी से संबंधित बैनर जो लहराया खुर्शीद अहमद शेख ने, इंजीनियर रशीद के भाई हैं। उसके बाद क्या हुआ और किस तरह से ये स्थिति यहां तक पहुंच गई कि विधायकों को मार्शलों की मदद से बाहर निकालना पड़ा। अमलेंदु जी, इस पर पूरी जानकारी आपने जुटाई है, क्या हुआ, ये सारी जो पूरा घटनाक्रम रहा, ये किस तरह से यहां तक पहुंचाया? एक तो समझिए, जिस दिन पहला ही सत्र शुरू हुआ था जम्मू कश्मीर विधानसभा का, उसमें पीडीपी की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया था। उस समय भी हंगामा हुआ था, लेकिन उस समय इतना ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ था, थोड़ी बहुत हुआ था। आज जब ये इंजीनियर रशीद के भाई इन्होंने जब वो पोस्टर लहराया विधानसभा में, उसके बाद फिर बीजेपी की तरफ से इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ। और विरोध इतना हुआ कि विधायक जो थे बीजेपी के, वो बेल में आ गए और बेल में आकर टेबल्स पर चढ़ गए। इसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा धक्का मुक्की और ये सब चीज़ें हमको देखने को मिल रही, जो हम विजुअल दिखा भी रहे हैं किस तरीके से हो रहा है, और मार्शल किस तरीके से बीजेपी नेताओं को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें सवाल ये जो उठाया गया है सत्तारूढ़ दल की तरफ से, मतलब गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, ये कहा गया है कि पोस्टर लहराना जो है ये आपका एक विरोध करने का अधिकार है और आप पोस्टर लहरा सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन आप सदन के अंदर कुछ विरोध करते हैं तो उसके नियम है, वेल में जाना एक तरह का विरोध है। बेल में आप आ गए, ये भी एक विरोध है, मतलब बीजेपी के विधायक बेल में आ गए तो वो भी एक विरोध है, वो भी स्वीकार्य है। लेकिन अगर आप टेबल पर चढ़ जाएंगे तो स्पीकर के सामने आप आएंगे और टेबल पर आप चढ़ जाएंगे तो ये फिर विरोध नहीं है, ये फिर एक तरीके से ये कोई इसके बाद विकल्प नहीं बचता है कि ऐसे विधायकों को बाहर निकाल दिया जाए। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा गया है कि जो हम 2024 में जी रहे हैं, मतभेदों को बहस के जरिए सुलझाया जा सकता है। आपका मत हो सकता है कि 370 वापस नहीं होनी चाहिए, दूसरे लोगों का मत हो सकता है 370 वापस आनी चाहिए। बहुमत जिसके पक्ष में विधानसभा प्रस्ताव को पारित कर देगी, कैबिनेट इसको पारित कर चुकी है राज्य बहाली को। तो ये चीज़ें तो इसमें बहस हो सकती है, मगर आप बहस ना करके अगर आप आ रहे हैं बेल में हंगामा करके और टेबल्स पर चढ़ रहे हैं तो ये फिर विरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस तरीके का ये सत्ता पक्ष की तरफ से कहना है समीर जी। बिल्कुल, और ये आर्टिकल 370 को लेकर ये वैसे भी जम्मू कश्मीर में एक बड़ा मुद्दा है, चुनाव के दौरान में ये मुद्दा छाया रहा और स्टेट
हुड की, चूंकि जम्मू कश्मीर में 2019 में इसको 2018 में ये 2019 में जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा और उसकी जो स्वायत्तता थी उसको समाप्त कर दिया गया। 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई, जिसमें जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी ही है लेकिन वहां विधानसभा है। पिछले दिनों वहां पर चुनाव हुए हैं और ये पहला ही सत्र शुरू हुआ है विधानसभा का। चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा हावी रहा कि वहां पर स्टेटहुड की बहाली होगी। अब वो ये पहले से ही पता है कि वहां इस मुद्दे को लेकर गहमा गहमी रहनी है और पहले दिन सत्र की शुरुआत से ही ये वहां दिखाई पड़ने लगा। कल भी यहां इस मुद्दे को लेकर काफी हंगामा हुआ और आज तो स्थिति यहां तक पहुंच आई है कि किस तरह से हाथापाई तक ये स्थिति पहुंच गई है। लेकिन इस मुद्दे पर जो वहां की राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री का क्या स्टैंड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार है, उसको लेकर जो सज्जाद गनी लोन है, पीपल्स फ्रंट के वो लीडर है जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रंट के, उनका यह आरोप है कि ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी, इन सब की ये मिली भगत है और उनका मकसद जो है इस स्टेटहुड की बहाली करना नहीं है, बल्कि वो एक जानबूझकर ये दोनों की मिली भगत से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो क्या कहा, एक बार सुनते हैं सज्जाद गनी लोन को। लेकिन ये जो आज की जो घटना हुई है, निश्चित तौर पर ये काफी वहां पर ये कह लीजिए कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा यूनियन टेरिटरी के रूप में जब वो शुरू हो रही है तो पहले ही सत्र से इस तरह की अगर वहां पर स्थितियां बन रही हैं तो अपने आप में बहुत गंभीर मसला है। हाथापाई तक की स्थिति आई और विधायकों को बाहर निकालना पड़ रहा है। जो भी वहां हुआ तो यह अनुशासनहीनता देखने में आ रही है। अभी इसके लिए कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है यह अलग बात है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच, विधायकों के, चुने हुए विधायकों के बीच इस तरह की स्थितियां वहां पर दिखाई पड़ रही हैं, बेहद गंभीर मसला। एक बार सुनते हैं सज्जाद गनी लोन को क्या कह रहे हैं और किस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं। तो नहीं लिया शायद इनको परेशानी नहीं होगी। डोंट दे डिजर्व अ कंडेमनेशन? वो डिजर्व नहीं करते हैं कंडेमनेशन, तो इसलिए ये फिक्स मैच लग रहा है। इफ दे डोंट साइन ऑन अ रेजोल्यूशन, इफ दे डोंट ब्रिंग अ रेजोल्यूशन, देन इट इज अ ब्लडी फिक्स्ड मैच। सज्जाद साहब, क्योंकि जम्मू अगर देखेंगे, ये आपने भी अंदर उनको कहा, दिल से शायद ये भी चाहते हैं। नो, वो देखो यार, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब आप किसी पार्टी का मेंबर मत बनो, सिंपल इस रेजोल्यूशन पर बात करो। वो रेजोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया, साइन किया, वो वीक है। हमें हजारों लोगों के फोन आए हैं कि ये क्या आपने किया है, ये उसके बारे में, और ये फिक्स मैच है। वो एक वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, वो शोर करते हैं मजे में, वो दोनों शोर कर रहे हैं, उठ के चले जाते हैं। दिस कांट हैपन, दिस इज नॉट द रीजन दैट वी केम टू असेंबली। हम बच्चे नहीं हैं स्कूल के कि उछल कूद के। अब ये खुर्शीद साहब के साथ हमने लड़ा है, इनने हमारे खिलाफ लड़ा है, हमने इनके खिलाफ लड़ा है, लेकिन एज ए कश्मीरी जब मैंने देखा कि अकेले इन पर अटैक हो रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। और तब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मेंबर ये नाराबाजी, उनमें से एक आया कोई बचाने इसको, सब ढोंग गए, सब ड्रामा है। और कल हमने सपोर्ट किया, और इनका एक स्पोक्स पर्सन सवेरे ट्विटर पर लिखता है कि ये एलाइज हैं बीजेपी के। अनफ ऑफ दिस नॉनसेंस, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमने आपको बोला ये रेजोल्यूशन है, इस पर साइन करके आप लाओ, हम आपके पीछे पीछे, लेकिन धोखा मत दो लोगों को कि हमने रेजोल्यूशन पास किया व्हेन देयर इज नथिंग हैज बीन पास्ड। वी वांट क्लियर कट अनकंडीशनल rejection and condemnation of 5 August 2019 and a simple demand, give us pre जो 4 अगस्त को था, हमें वो दे दो बस। थैंक यू सर। तो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं सज्जाद गनी लोन, जो कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, विधायक हैं, और कह रहे हैं कि ये फिक्स्ड मैच है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। क्योंकि जब खुर्शीद अहमद शेख वहां पर उनके ऊपर हमला किया गया, जो उनका आरोप है, तो उनको बचाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई विधायक वहां नहीं आया। तो ये एक आरोप है। लेकिन जो आर्टिकल 370 को लेकर जिस तरह से खुर्शीद अहमद शेख कह रहे हैं कि उनको इसकी एक बैनर लहराने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग वेल में आकर और अपनी टेबल्स पर चढ़कर वो हंगामा कर रहे थे। लेकिन वहां पर जो स्थितियां बनी वो बहुत ही गंभीर स्थितियां रही कि दोनों पक्षों के विधायकों के बीच में, यानी विधायकों के समूहों के बीच में गुत्थम गुत्था की स्थिति, हाथापाई की स्थिति आ गई। तो ये सारी चीजें हैं और आर्टिकल 370 की वापसी की मांग कर रहे थे खुर्शीद अहमद शेख कि आर्टिकल 370 को वापस लाया जाए, जो स्वायत्तता थी जम्मू कश्मीर
कश्मीर की उसको बहाल किया जाए और राज्य का वहाँ जो पूर्ण राज्य का दर्जा है उसको बहाल किया जाए, जिसे लेकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में ये जो हंगामा हुआ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमलेंदु जी, ये जो स्थिति है और पहले दिन से ही सत्र की शुरुआत से ही जो स्थिति दिखाई पड़ रही है और इस पर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जम्मू कश्मीर विधानसभा में, तो इससे क्या ये धारा आर्टिकल 370 की बहाली और स्टेटहुड की बहाली, ये जो दोनों मांगे हो रही हैं, इस पर क्या लगता है कि ये स्थितियां आगे भी बनी रहेंगी? क्योंकि ये जो विधायक हैं जिन्होंने पोस्टर लहराए हैं वो हमेशा उस तरह की मांग करते रहेंगे। ये हम लोग देख सकते हैं कि ये किस तरह से वहां पर जो हंगामा कर रहे विधायक हैं उनको मार्शल की मदद से बाहर किया जा रहा है। देखिए समीर जी, एक तो लग ये रहा है कि जिस तरीके से पीडीपी की तरफ से भी पेश किया गया और ये प्रस्ताव इंजीनियर राशिद के भाई की तरफ से जिस तरीके से लहराए गए, तो ये एक मैच फिक्सिंग वाली बात जो है बीजेपी के साथ ये भी दिखाई पड़ती है। क्योंकि 370 के खिलाफ अगर मतलब 370 बहाल करने के लिए कल एक प्रस्ताव पारित हो चुका और उसे पूरे सदन ने पारित किया, तो आज फिर ये लहराने का मकसद क्या था, ये इस पे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जो पीडीपी के विधायक हैं वहीदुर रहमान पारा, उन्होंने आज फिर से एक अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त करने की निंदा करते हुए एक और प्रस्ताव पेश किया उन्होंने। यानी कल जो प्रस्ताव पेश हुआ था उसके अतिरिक्त ये पेश किया गया और इस तरीके से आज इंजीनियर रशीद के भाई के द्वारा ये पोस्टर लहराए गए। इसको लेकर वहाँ काफ़ी ज़्यादा रक्स जो था वो हुआ विधानसभा में। तो अब सवाल यहाँ पे यही उठ रहा है कि अगर कल एक प्रस्ताव पारित हो गया था, उसको सर्वसम्मति से अगर वो पास हुआ था, तो आज इसकी आवश्यकता क्या थी? असल में है मसला ये समीर जी कि वहाँ जो छोटे दल जो बनकर आए हैं उनको दिखाना है कि वो 370 की बहाली को लेकर गंभीर हैं और उनके ऊपर जो पहले से बीजेपी से मिली भगत के आरोप लगते रहे हैं वो उससे बाहर आना है। लेकिन इससे फ़ायदा जो है वो देश के बाहर जो है बीजेपी को हुआ। चूँकि अब जब वहाँ जाकर सुशील गुप्ता इस तरीके से बर्ताव करें, जो भी हैं मतलब उनके बीजेपी के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष जो भी हैं, वो इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो ये सुर्खियाँ बनेंगी, तो फ़ायदा इससे बाकी देश में बीजेपी को होगा। तो ये एक तरीके से, जिस समय चुनाव चल रहे हैं 2 राज्यों के, तो ये एक तरीके से इसकी मिलीभगत की हो सकती है। हालांकि अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल जो सूचना है वो ये है कि पीडीपी के विधायक जो वहीदुर रहमान पारा हैं उन्होंने भी एक प्रस्ताव पेश किया है विधानसभा में इसको लेकर, आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर और पूर्ण राज्य की बहाली को लेकर वहां पर एक प्रस्ताव पेश किया गया है। लेकिन ये जो हंगामा हुआ है उसके हंगामे के पीछे ये था कि आर्टिकल 370 की बहाली से संबंधित पोस्टर लहराए खुर्शीद अहमद शेख ने, जो कि इंजीनियर रशीद के भाई हैं। और चूंकि वो चुनाव से पहले, जैसा अमलेंदु जी अभी बता रहे थे, कि उनके ऊपर उन्होंने जो अपने उम्मीदवार उतारे थे, कहा गया था कि ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो एक आरोप जो उनके ऊपर है उससे भी बाहर आने की ये कोशिश है। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले ही सत्र में जिस तरह से हंगामे की स्थिति दिखाई पड़ी वो बहुत ही गंभीर है और उसे ठीक नहीं कहा जा सकता। जिस तरह का वहां पर विरोध प्रदर्शन का तरीका दिखाई पड़ा, जो कि एक लगभग मारपीट की स्थिति में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा था। आरोप लग रहे हैं कि वहां पर हाथापाई तक हुई है और ऐसा कहा जा रहा है। और स्थिति यहां तक आई कि स्पीकर को मार्शलों की मदद लेनी पड़ी वहां पर विधायकों को बाहर निकालने के लिए। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का ये हाल है। वहां पर जिस तरह से एक गर्मा गर्म स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए ये लगता नहीं कि अभी ये स्थिति सुधरने वाली है, क्योंकि इसे लेकर वहाँ अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच में लगातार मतभेद बने हुए हैं, विवाद बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि एक दूसरे के ऊपर जो मिली भगत के, जो फिक्स्ड मैच के आरोप लग रहे हैं, वो केवल 2 पार्टियों के बीच नहीं, अलग अलग पार्टियों के बीच में फिक्स्ड मैच के आरोप लग रहे हैं, जिसको कि अभी सज्जाद गनीलोन ने बात कही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच फिक्स मैच है, उसी तरह से दूसरी पार्टियों के बीच भी ये कहा जा रहा है। उसके अलावा अब एक रुख करते हैं महाराष्ट्र का। बड़ी खबर महाराष्ट्र से भी आ रही है, जहां चुनाव होने हैं 20 नवंबर को। वहां चुनाव प्रचार अपने पूरे शबाब पर है, तेज गति से चल रहा है। लेकिन इस दौरान कई खबरें आ रही हैं। एक तरफ महाविकास आघाड़ी का कल जो है वो घोषणा पत्र जारी हुआ, 5 गारंटी का कार्यक्रम हुआ कि अगर वो चुनाव सत्ता में आती है तो 5 गारंटी वहां के लोगों को मिलेगी। उसके अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अपना एक अलग वचननामा प्रस्तुत किया है। लेकिन इसके अलावा इस पर हम चर्चा करेंगे। बड़ी खबर यह भी है कि अजित पवार के गुट वाली जो एनसीपी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी,
वो लगातार चर्चाओं में है। एक तो सुप्रीम कोर्ट से उसको बार बार डांट फटकार मिल रही है। सिंबल के मुद्दे पर उसको कहा गया कि आपको ये स्पष्टीकरण देना है कि सिंबल आपको दिया जरूर गया है, लेकिन आप इसको स्पष्टीकरण मीडिया में छपवाइए कि ये अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। दूसरी ओर जो महायुति यानी एनडीए गठबंधन के भीतर उसकी स्थिति है, उसके ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, अपने नेताओं का दबाव है। इन सब से जूझती हुई वो दिखाई पड़ रही है। और इस बीच में नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से उसके रिश्ते तल्ख होते दिखाई पड़ रहे हैं। अमलेंदु जी। जी बिल्कुल, रिश्ते काफ़ी ज़्यादा तल्ख होते दिखाई पड़ रहे हैं। और जो ये अजित पवार, वो उन्होंने एक तरीके से बीजेपी पर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रहार किया है, इसको दिखाया जा सकता है। चूँकि जो नवाब मलिक की जो जिस तरीके से उम्मीदवारी की गई और बीजेपी ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने का लिया और ये कहा कि इनको वापस ले लिए। पहले तो उनको टिकट देने पे ही आपत्ति जताई थी भारतीय जनता पार्टी, टिकट देने पर आपत्ति जताई थी, फिर ये कहा कि हम वहाँ उनके खिलाफ प्रचार करेंगे, इस तरीके से कहा। इसको लेकर अजीत पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा है। और अजीत पवार ने साफ साफ कहा है कि हमने उन्हें उम्मीदवारी दी है, यानी नवाब मलिक को हमने उम्मीदवार बनाया है, इसलिए हम उनके प्रचार में जाएंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने जो बड़ी बात कही वो ये है, जो कि कानूनी तौर पर सही भी है, उनके खिलाफ कोई भी आरोप अब तक साबित नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें दोषी कैसे घोषित किया जा सकता है। जबकि बीजेपी के नेता लगातार उनको आतंकवादी हो जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं नवाब मलिक के लिए। तो ये साफ तौर पर अजीत पवार अब खुलकर बीजेपी के खिलाफ आ गए हैं कि वो नवाब मलिक के साथ खड़े हैं और उनका चुनाव प्रचार करेंगे। चूंकि नवाब मलिक को उन्होंने उम्मीदवारी दी है, तो इसलिए वो उम्मीदवार हैं, महायुति के उम्मीदवार हैं, इसलिए वो उनके चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। यानी एक तरीके से दबाव बनाया है बीजेपी पर कि आपको भी आना पड़ेगा नवाब मलिक के चुनाव प्रचार के लिए, चूंकि उनको हमने उम्मीदवार बनाया है। गठबंधन में ये सीट एनसीपी को छोड़ी गई थी, एनसीपी तय करेगी उसका उम्मीदवार कौन होगा, बीजेपी तय नहीं करेगी। ये एक तरीके से बताने की कोशिश की गई है। तो ये विवाद जो है बीजेपी और एनसीपी के बीच, यानी अजीत पवार के बीच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अजीत पवार के ऊपर, बल्कि अजीत पवार के ऊपर ही नहीं, एकनाथ शिंदे के ऊपर भी ये दबाव बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, और दबाव बनाने में कामयाब भी रही कि अपने पार्टी के नेताओं को उनकी पार्टी से टिकट दिलवाए हैं। और इसे लेकर यह कहा जा रहा है कि इसका ये नुकसान इन दोनों पार्टियों को चुनाव के बाद हो सकता है। चुनाव के बाद क्या होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरह से अब तीनों ही पार्टियों के बीच में एक विवाद की स्थिति, मतभेद की स्थिति बनी हुई है और आशंकाओं की स्थिति एक दूसरे के प्रति बनी हुई है, वो अपने आप में बहुत ही गंभीर है। और नवाब मलिक को लेकर अब लग रहा है कि अजीत पवार और बीजेपी के मतभेद और आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर बीजेपी के नेताओं के ऊपर दबाव होगा कि उनका चुनाव प्रचार करने आए, और बीजेपी के नेताओं के सामने यह बड़ी मुश्किल होगी कि वो चुनाव प्रचार कैसे कर सकते हैं नवाब मलिक का। और ये जो बयान है अजीत पवार का, वो तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो उसकी सरकार बनने के बाद जो एक संस्कृति डेवलप की है कि बिना आरोप के ही उसको अपराधी घोषित कर देना। अजीत पवार भी उसके शिकार रहे हैं, लेकिन जब उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए, यानी एनडीए गठबंधन में चले गए, तो उनको क्लीन चिट दे दी गई। उनको यह भी पता है कि अगर आज फिर बाहर आ जाते हैं तो हो सकता है वो फिर दोषी बना दिए जाएं, भले ही अदालत उनको दोषी न ठहराए। लेकिन एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है जो कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान होते हैं कि बिना किसी के खिलाफ आरोप साबित हुए, उसको दोषी से अदालत से साबित किए बिना उसको हम कैसे मान लें कि वो अपराधी है या दोषी है। तो एक बड़ा बयान ये दिया है जिससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अब एक उसका सामना करना या अब उस बयान का जवाब देना उसके लिए मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, अब बीजेपी को बताना पड़ेगा कि वो आखिर महायुति के प्रत्याशी जो हैं उनके समर्थन में है कि नहीं, उनका प्रचार करेगी कि नहीं करेगी, वहाँ बीजेपी किसको वोट देगी बताना पड़ेगा। इसी तरीके से जो जहाँ पे राज ठाकरे के बेटे खड़े हुए हैं, हाँ, उनको लेकर माहिम से वहाँ भी जो है वो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच ठनी हुई है। हाँ। एकनाथ शिंदे ने तो कल हम लोगों ने चर्चा भी की, बाकायदा कहा है बीजेपी आलाकमान से कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। हाँ। यानी वहाँ प्रत्याशी महायुति का, तो क्या बीजेपी वहाँ कोई दूसरे खेल खेल रही है, इस तरीके की खबरें भी हैं। हालांकि राज ठाकरे के ऊपर हमलावर हुए नाना पटोले जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वहाँ महाराष्ट्र के, उन्होंने राज ठाकरे के ऊपर कुछ हमले किए हैं, उनकी बातों का कुछ जवाब दिया है नाना पटोले ने दिया है राज ठाकरे को जवाब। यानी वहाँ जबरदस्त घमासान एक तरीके से कहा जाए वो महाराष्ट्र में मचा हुआ है। तो एक बार सुनते हैं कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने क्या कहा है राज ठाकरे को लेकर, और राज ठाकरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है,
जबकि उसके घटक दलों के जो पार्टियां हैं, यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, वो लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। उनके बीच में राज ठाकरे को लेकर एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। यानी एक तरफ नवाब मलिक की उम्मीदवारी और दूसरी ओर राज ठाकरे को समर्थन देने और उनके बेटे को समर्थन देने और न देने को लेकर। तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं नाना पटोले, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जिन लोगों को संवैधानिक व्यवस्था मान्य नहीं, ऐसे लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं करो तो अच्छी बात है। हमारा संविधान ये कहता है कि सबने अपने अपने धर्मों पे प्यार करना चाहिए, किसी के धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग हैं कि जो समाज में धर्म के आधार पर विभाजन करना चाहते, जिनको संविधान मान्य नहीं, ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करो तो अच्छे है। फडणवीस ने कहा कल के इवेंट में तो ये वहां महाराष्ट्र की राजनीति इस समय जबरदस्त गरमाई हुई है और महायुति के भीतर जो घटक दलों के बीच जो कुछ चल रहा है और उसमें राज ठाकरे की पार्टी मनसे का जो एक एंट्री हुई है, उसको लेकर जो घटक दलों के बीच तनाव चल रहा है, वो देखना दिलचस्प है। और इसका असर चुनाव पर किस तरह से पड़ेगा, निश्चित तौर पर वो एक चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये इसका असर निश्चित तौर पर दिखाई पड़ेगा, ऐसा माना जा रहा है। और अब बात करते हैं अगर इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन का कल जो एक गारंटी उन्होंने पेश की, एक कह लीजिए कि घोषणा पत्र महाविकास अघाड़ी का, तो राहुल गांधी ने उस मौके पर, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी थे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, शरद पवार भी थे, एनसीपी नेता, और उद्धव ठाकरे भी थे। उस मौके पर जो महाविकास अघाड़ी का एक घोषणा पत्र है या महाविकास अघाड़ी का जो वादे हैं चुनाव को लेकर, उस पर क्या कहना है, एक बार सुनते हैं राहुल गांधी को। और एक दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जो पिछड़े वर्ग की, जाति जनगणना की, जिन तमाम मुद्दों और संविधान की जो तमाम मुद्दे उठाए थे इंडिया गठबंधन ने, महाराष्ट्र के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी वो सारे मुद्दे काफी हावी दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी उन्हीं की चर्चा की। एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं, उसके बाद बताते हैं कि उद्धव ठाकरे ने भी आज अपनी पार्टी का एक घोषणा पत्र जारी किया है। कर्नाटक में, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। दोनों प्रदेशों में हमने जाति जनगणना का काम शुरू कर दिया है और तेलंगाना में हमने एक ऐतिहासिक कदम लिया। ऐतिहासिक कदम, पहले सर्वे बंद कमरों में बनते थे, ब्यूरोक्रेट सवाल चुनते थे, मगर हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार तेलंगाना में जो जाति जनगणना पर सवाल पूछे जाएंगे वो तेलंगाना की जनता ने चुने हैं। हमने पूरे स्टेट में मीटिंग्स करी और जनता से पूछा, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़े वर्ग के लोगों से, महिलाओं से, कि कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए, आप क्या जानना चाहते हो हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर के बारे में, हिंदुस्तान के धन के बारे में, आपकी आबादी के बारे में। और जनता ने हमें सवाल दिए। महाराष्ट्र में भी जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। और पार्लियामेंट में मैंने साफ कहा है, मोदी जी कुछ भी करें, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी, वैसे ही जाति जनगणना होगा। और ये जो 50% की सीलिंग लगा रखी है, जो दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की, इस दीवार को हम तोड़ देंगे।
तो इसको लेकर जो जाति जनगणना का सवाल है, संविधान का सवाल है, आरक्षण का सवाल है, वो सवाल इस चुनाव में भी यानी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बना हुआ है। जाति जनगणना की बात राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले लगातार कर रहा था। वादा था कि सरकार बनने पर जाति जनगणना कराई जाएगी, केंद्र में सरकार अगर बनती है, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन तेलंगाना में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां जाति जनगणना की सर्वेक्षण की शुरुआत हो गई है। 6 नवंबर से शुरुआत हो गई और उससे पहले जो वहां पर जाति जनगणना सर्वेक्षण का एक कार्यक्रम रखा गया था, उसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे। यानी उनका यह कहना है कि हमने जो वादा किया था, केंद्र में भले ही सरकार नहीं बनी लेकिन राज्य में हमारी सरकार बनी है, वहां हमने उस वादे को निभाया है। उसकी शुरुआत हो रही है। राहुल गांधी ने कल एक इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। उन्होंने पूंजीपतियों के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया सरकार पर और बताया कि पूरा देश एक सिंडिकेट चला रहा है। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में गए कुछ नेताओं ने, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस पर सवाल उठाए। उसके अलावा उनके सवालों का जवाब आज कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बड़ा लंबा चौड़ा जवाब दिया है। क्या है वो, क्या सवाल क्या उठाए और क्या जवाब दिया है पवन खेड़ा ने? अमलेंदु जी थोड़ा बताएं उसके असल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी का कल का जो लेख छपा था उसको रिपोस्ट करते हुए ट्विटर पर टिप्पणी की कि राहुल गांधी की भारत की समृद्ध विरासत के बारे में अज्ञानता और उनकी औपनिवेशिक मानसिकता ने सभी हदें पार कर दी हैं। यदि आप राष्ट्र के उत्थान का दावा करते हैं तो भारत माता का अपमान करना बंद करें और महादजी सिंधिया, युवराज वीर टिकेंद्रजीत, कित्तूर चेन्नम्मा और रानी वेलू नाचियार जैसे सच्चे भारतीय नायकों के बारे में जानें जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए जमकर लड़ाई लड़ी। इस पर पवन खेड़ा ने जबरदस्त तरीके से पलटवार करके कहा है और पवन खेड़ा ने कहा कि हिज हाईनेस सिंधिया जी, आपने राहुल जी के एकाधिकार निगम पर हमले को थोड़ा पर्सनली ले लिया। इस निगम ने अपने शिकंजे से भारत के नवाबों और राज्य रजवाड़ों को डरा धमकाकर भारत को गुलाम बनाकर हमें लूटने का काम किया था। ये पवन खेड़ा ने कहा और पवन खेड़ा ने फिर उसमें आगे लिखा, हालांकि बहुत लंबा है, थोड़ा सा ही पढ़ के बता देते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत जयाजी राव सिंधिया जो उस समय ग्वालियर के शासक थे, उन्होंने अपनी सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद के लिए भेजा और विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करवाई। इतिहास में यह स्पष्ट है कि श्रीमंत जयाजी राव ने उस एकाधिकारवादी निगम का साथ दिया। हम उनकी वतन परस्ती पर शक नहीं करते, उन पर दबाव रहा होगा। उसी दबाव का जिक्र राहुल जी ने अपने लेख में किया है। इसके बाद फिर उन्होंने जो था क्या कहते हैं, इन्होंने पवन खेड़ा ने उसको फिर एक और रिपोस्ट किया और एक लाइन और लिखी कि हिंदी की जानी मानी कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी कि एक पंक्ति आज भी ग्वालियर के सिंधिया राजघराने को परेशान करती है। वो पंक्ति है, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। अब ये प्रहार जो किया है समीर जी, ये बड़ा जबरदस्त प्रहार है। हालांकि इस तरीके का प्रहार शिवराज सिंह चौहान जिस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो भी सिंधिया के ऊपर कर चुके हैं इसी तरीके का प्रहार। तो अब ये सिंधिया जी पहले किसको समझाएं, ये सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने परिवार को बचाए या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार को बचाए तो उनके लिए विकट स्थिति है। लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाए उसका जवाब पवन खेड़ा ने उन्हें दिया है। और इस बीच अगर महाराष्ट्र का ही रुख करें तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र के बाद जो 5 गारंटी वहां पर जारी की गई है, उसके बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है और वचननामा के नाम से उस घोषणा पत्र को जारी किया है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी और जो वहां पर जो एकनाथ शिंदे गुट है उनके आरोप हैं कि अलग अलग क्यों ये घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं। उस पर शिवसेना की नेता जो है उद्धव ठाकरे गुट की प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने उसका जवाब दिया है, स्पष्टीकरण दिया है कि जो महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र है वो जारी होने के बाद क्यों शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट का घोषणा पत्र जारी हो रहा है। तो उसको सुनते हैं एक बार कि क्या कह रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना के इस घोषणा पत्र पर जिसको वचननामा नाम दिया गया है। सबसे पहले तो ये महाविकास अघाड़ी का मैनिफेस्टो है। मैं एएनआई के माध्यम से कहना चाहूंगी कि आज सारे सीनियर लीडरशिप आकर उन्होंने महाविकास अघाड़ी के प्रमुख जो मुद्दे हैं और कमिटमेंट है जनता को, वो आज उन्होंने साझा किया है। और फिर हमारी भी कमिटमेंट वही इन अलाइनमेंट विद जो महाविकास अघाड़ी ने की है, हमारा भी जो कमिटमेंट होगा सिमिलर लाइन्स पे ही होगा। पर मुख्य रूप में जो है कि महिलाओं को मुफ्त की ट्रैवल होगा, महिलाओं के लिए 3,000 रुपए महीने में दिया जाएगा, लड़कों के लिए फ्री एजुकेशन होगी, कमिटमेंट टू एम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये सारी चीजें हमने आज 5 मुख्य धारा में की हैं। आने वाले समय में आपको डिटेल मैनिफेस्टो दिया जाएगा। जो धारावी का अडानी का जो है वो आपके मैनिफेस्टो में रहेगा कि उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
हमारे मैनिफेस्टो में जो होगा वो वादे होंगे जो इरादे हम पूरे करने के लिए आएंगे। वो वादे नहीं होंगे जो बाद में जाकर जुमले बता दिए जाएंगे। तो हमारे वादे वही हैं जो मुंबई से जुड़े हुए मुद्दे हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो धारावी प्रोजेक्ट हो, धारावी के प्रोजेक्ट की आड़ में पूरी मुंबई की लूट मची हो, वो हम खत्म करने का काम करेंगे। जो 3,000 रुपया महीना हर महिला को दिया जाएगा, उसके बारे में किस तरह से सोचते हैं? क्योंकि अभी की गवर्नमेंट ने 1,500 रुपए जो नहीं देखिए, वो जो 1,500 रुपए आए एट द बैक ऑफ अ लॉस आए। लोकसभा में इनकी हार हुई, तब जाकर इन्होंने 1,500 रुपए दिए जो बगैर किसी प्लानिंग के किए गए। हम उसका प्रोविजन करेंगे और हमने जब पूरे आंकड़े लगाकर देखे जिस तरीके की महंगाई और लूट मची हुई है, उसमें 1,500 में उनका काम नहीं चलता है। तो वो सब ध्यान में रखकर, वो सब चीजें ध्यान में रखकर तो प्रियंका चतुर्वेदी बता रही हैं कि क्यों उस अलग घोषणा पत्र है, यानी वो एक संयुक्त घोषणा पत्र है, संयुक्त जो महाविकास अघाड़ी का है, और ये अपनी पार्टियों का एक अलग से घोषणा पत्र है। तो इसकी चर्चा हो रही थी। बढ़ते हैं अगर झारखंड की ओर। झारखंड में भी 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होने हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़े आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और सीधे चुनौती दी है कि सामने से एक लड़ाई क्यों नहीं लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, पीठ पीछे क्यों लड़ाई लड़ रही है, यानी छिप कर लड़ाई लड़ रही है। ये छिप कर लड़ाई किस तरह से लड़ रही है? अमलेंदु जी, क्या है ये पूरा मामला? असल में समीर जी, एक रिपोर्ट आई कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जो हैं वो हेमंत सोरेन और अन्य जो नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा या एनडीए गठबंधन के, उनके खिलाफ जो शैडो एक्ट्स चल रहे हैं उनको रोकने में विफल रहे हैं। ये रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट को साझा करते हुए हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया कि अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायर अंग्रेजों की तरह लगातार पीछे से वार क्यों? कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कोई एजेंसी, कभी कोई और। अब अरबों रुपए खर्च कर दिए, मेरी छवि बिगाड़ने में अजब हालात है। 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 5 साल राज्य में रही, खुद को डबल इंजन सरकार बोलती रही। प्रिय रघुवर सरकार के 5 साल सिर्फ हाथ ही क्यों उड़ी? क्यों 5 सालों में 13,000 स्कूल बंद किए? क्यों 5 साल में 11 लाख, जी हाँ 11 लाख राशन कार्ड कैंसिल किए? क्यों 5 साल में एक जेपीएससी परीक्षा नहीं हुई? क्यों 5 साल में वृद्धा विधवा पेंशन नहीं बढ़ा और न मिला? क्यों 5 साल में राज्य में भूख से सैकड़ों मौतें हुई? क्यों 5 साल में युवाओं को साइकिल बनाने, केला बेचने की सलाह दी गई? ऐसे अनगिनत सवाल हैं। हम अपने काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। कोरोना में झारखंडी श्रमिकों को घर हवाई जहाज से लाने के साथ हमने ऊपर लिखे भाजपा सरकार के सभी कुकृत्यों को पीछे छोड़ हर वो काम किया जो कभी वो सोच भी नहीं पाए। आगे युवाओं के हर मुद्दे के ईमानदारी पूर्वक समाधान से लेकर हर वो कार्य करेंगे जो एक झारखंडी के हित में होगा। तो ये हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया और साफ चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायर अंग्रेजों की तरह लगातार पीछे से वार क्यों? ये हेमंत सोरेन ने कहा। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, प्रवक्ता हैं मनोज पांडे, सुनते हैं उन्होंने इस मामले में क्या कहा है और किस तरह से उन्होंने चुनौती दी है सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भारतीय जनता पार्टी पर तो निशाना साधा ही है, लेकिन ये चुनौती सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है और किन शब्दों में दी है, सुनते हैं उनको। तो मनोज पांडे को सुनते हैं। लेकिन झारखंड में भी बहुत दिलचस्प होता जा रहा है चुनाव प्रचार, और जिस तरह से वहां भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि वो पीछे से वार कर रही है, सोशल मीडिया का सहारा। और यही नहीं, आरोप ये भी लग रहे हैं कि दूसरे राज्यों से वहां लोग बुलाए जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए या हेमंत सोरेन की छवि खराब करने के लिए, और भी तरह तमाम आरोप हैं। तो सुनते हैं मनोज पांडे को कि किस तरह से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। लिखा है बेसिकली बीजेपी को चैलेंज किया उन्होंने कि अगर हिम्मत है तो सामने से आकर लड़िए, पीठ पीछे कायर अंग्रेजों की तरह मत लड़िए। आप लोगों ने कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी दूसरी एजेंसियां लगाकर हमारे पीछे लगा रखे हैं। इसके अलावा अब एक मिस इन्फॉर्मेशन चलाने के लिए, एक कैंपेन चलाने के लिए लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं इस पर। और साथ में उन्होंने पिछली सरकारों में, यानी जब रघुवर की सरकार थी यहाँ पर, तब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका जवाब मांगा है। देखिए, ये पूरी लड़ाई असली 56 इंच और नकली 56 इंच के बीच है। एक आदिवासी का बेटा, आंदोलनकारी का बेटा, जिसके डीएनए में है कि लड़ना है और लड़ के जीतना है। हम झारखंडी लोग लड़ते हैं और जीतते हैं। ये 56 इंच का नारा देते हैं, लेकिन काम वैसा कुछ नहीं करते। ये राजनीतिक लड़ाई भी लड़ते हैं फाउल गेम खेल के। ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग सबको आगे कर देते हैं। अरे माँ का दूध पिया है तो राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक मैदान में लड़ो।
क्यों हेलीकॉप्टर रुकवा देते हो? क्यों डर जाते हो आदिवासी का बेटा से? झारखंड में आए हो, गुजरात से आए हो, आसाम से आए हो, मध्य प्रदेश से, और झारखंडी को झारखंड में ही चुनौती इसी जमीन पर दोगे? मां का दूध पिया तो सामने आ जाओ, राजनीतिक लड़ाई सुचिता के साथ लड़ो। क्यों ऐसा? आप दुष्प्रचार कर रहे हो, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके पब्लिसिटी पर गलत तथ्यों को सामने रखते हो। हिम्मत है, मजाल है तो जवाब दो मेरे सवालों का कि 13,000 स्कूल क्यों बंद हुए? 11 लाख लोगों का क्यों राशन कार्ड आपने रद्द कर दिया? महंगाई पर क्यों आप कंट्रोल नहीं कर पाए? रसोई गैस क्यों महंगी है? सरना धर्म कोड क्यों नहीं हो पाया? पिछड़ों का आरक्षण क्यों रोक रखा है? जवाब दो इस धरती पर। लेकिन ये तो चले जाएंगे घुसपैठिए, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान डुगडुगी डमरू लेके आते हैं, बजाते हैं, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। ये सब कहानी खिस्सा यहां क्यों करते हो भाई? मुद्दों की बात करो। लेकिन ये करेंगे नहीं, इसलिए कि इनमें जिगरा नहीं है। शेर दिल सोरेन के सामने खड़े होने का ताकत और जज्बा और जिगरा 56 इंच। तो ये बड़ा आरोप लगाया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से भी लिखा है कि उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार से भाजपा ने 15,000 युवकों की टीम उतारी है, जो गांव-गांव, गली-गली, नुक्कड़ में जाकर चुनाव आयोग के गाइडलाइंस का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करके लोगों से भाजपा को वोट देने की मांग कर रहे हैं। यह भी आरोप लगाया कि उड़ीसा, बिहार, यूपी में बड़े बड़े कॉल सेंटर, फर्जी आईडी बनाकर झारखंडी नेताओं को सुबह शाम गाली दिलवाया जा रहा है। यह आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा लगाया और इसमें करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। और अभी जो मनोज पांडे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनको हमने सुना किस तरह से वो चुनौती दे रहे हैं। और खासकर उन्होंने जो एक बात कही है कि नकली 56 इंच और असली 56 इंच, अमलेंदु जी बताएंगे कि ये किसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये चर्चा उन्होंने क्यों की है। देखिए 56 इंच के नाम से तो एक ही व्यक्ति मशहूर है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अब हेमंत सोरेन की तरफ से, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी गई है कि आप नकली 56 इंच के हैं और असली 56 इंच के हेमंत सोरेन है। ये उनका कहना है कि आप हमारे सामने आकर लड़ाई लड़िए, राजनीतिक लड़ाई लड़िए, पर्दे के पीछे से बात मत कीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, समीर जी, एक वीडियो भी पोस्ट किया है और 1 मिनट 36 सेकंड का वीडियो है जिसमें दिखाया जा रहा है, चूंकि वो दूसरी चीज़ आ सकती है इसलिए हम वो दिखा नहीं पा रहे हैं उस वीडियो को, कि वो किस तरीके से बाहर से लोग आए हुए हैं, उनको पकड़ा गया है, बाहर से लोग आए हुए हैं, वो किस तरीके से वहाँ बातें कर रहे हैं। उस वीडियो को पोस्ट करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि चुनाव हमें पता है कि इस पर चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा, इसलिए सभी साथी सजग रहें। ये हम झारखंडियों की एकता तोड़ने का कुत्सित प्रयास है। भाजपा को लग रहा है कि वे धनबल के आधार पर हमें तोड़ देंगे तो वे गलत साबित होंगे। सावधान सावधान सावधान, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से वो वीडियो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया गया। तो ये वीडियो और उसमें आरोप लगाया गया है कि बाहर से दूसरे राज्यों में, यानी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, झारखंड से लगे हुए राज्यों की, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उन जगहों से बुलाए जा रहे हैं कि युवाओं को बुलाया जा रहा है गलत तरीके से, उनकी आईडी, फर्जी आईडी के जरिए। बड़े आरोप जो कि अपना एक्स हैंडल पर, ट्विटर हैंडल पर भी लिखा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे भी वो आरोप लगा रहे हैं और सीधे चुनौती दे रहे हैं कि आमने सामने क्यों नहीं ये राजनीतिक लड़ाई लड़ने की हिम्मत जुटा पा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो ये सारे मुद्दे हैं झारखंड में और महाराष्ट्र में कि किस तरह से वहां दोनों गठबंधन, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच राजनीतिक लड़ाई किस तरफ जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है जो कि कर्नाटक से है। कर्नाटक क्या पूरे देश से है, वो खबर ये है कि जो वक्फ संशोधन विधेयक संसद में लाया गया था, लेकिन तमाम विरोध के बाद उसको जेपीसी को सौंपना पड़ा था। जेपीसी के जो चेयरमैन है जगदंबिका पाल, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, उनको लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। वो कर्नाटक में किसानों से बात कर रहे हैं। वो किसान जो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जमीन, जो खेती की जमीन है, उसको वक्फ बोर्ड ने ले ली है। लेकिन उनके इस आरोप का जवाब दिया है उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने, और वो कह रहे हैं कि जेपीसी को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहां आकर नाटक कर रहे हैं। एक बार सुनते हैं क्या कहा डीके शिव कुमार ने, और क्या जगदंबिका पाल जेपीसी में जो होना चाहिए, वक्फ संशोधन विधेयक के तमाम मुद्दों पर जो जेपीसी के दूसरे मेंबर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन कर्नाटक में वो क्या कर रहे हैं। इसी पर सवाल उठाया है डीके शिव कुमार ने, जो कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है।
SPC meeting is going on in Italy. Chairman Jagdambika Pal is elected Bar. This is all a political drama. Since the election is there, they are no way connected. It is a state, land is a state subject. BJP themselves had started this in 2000, 2019, all they had given notices. Even in Dharwad also they had given notices. It is the continuation of that. But my government is committed, we will not change any record, we will all rectify it. We don't want to affect any farmers. This is all started by BJP and they are trying to put the blame on us. We don't mind. The JPC doesn't have any powers to enter. For their political purpose they might have come. It is not an officially designated JPC. Sir, will तो जम्मू कश्मीर विधानसभा हंगामे के साथ साथ झारखंड, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं उनके साथ कर्नाटक में जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल की एंट्री हो गई है और उस पर वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार का क्या कहना है ये आपने सुना। तो ये जो तमाम बड़ी खबरें हैं उन पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बने रहिए डीवी लाइव के साथ, हमारे नियमित कार्यक्रमों के साथ बने रहिए। और अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को। नमस्कार।